हैं जिन पर ये पूरा प्रैक्टिकल लिखा हुआ है। 7 से उसने एक बड़ी लंबी कहानी शुरू की है और आखिर में आकर उसने 8 पे आकर एक क्वेश्चन आपके सामने रखा है। ठीक है कि नहीं है? ये आपने पूरा पढ़ा है सारा कि नहीं? अच्छा, ये सारा आप क्वेश्चन देख लें, आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिली है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। मॉडर्न डे लिफ्ट्स in tall buildings are of relatively simple design. A passenger car is connected to a counterweight by a steel cable which passes over a system of pulley at the top of the lift shaft as shown in the figure 2.1. अच्छा, आगे चलते हैं। और पैसेंजर कार वो होती है जिसमें आप बैठे हुए होते हैं, लिफ्ट के जो कमरा होता है। अब यहां से देखें, द पैसेंजर कार एंड द काउंटरवेट आर ऑफ सिमिलर मास। सिमिलर मास का होता है कि बहुत एक दूसरे के करीब करीब। A motor which is connected to the pulley system is used to raise and lower the passenger car. A braking system enables the passenger car to come to rest at any desired position. If the motor and the braking system were to fall, the passenger car and the counterweight would move under the action of gravity until one of the several safety feature incorporated in design of the system not shown in the figure brings the passenger car and the counterweight to rest. A failure of the motor, and the braking system may be simulated in the laboratory by connecting two objects A and B of mass MA and MB respectively by a thin steel wire which passes over the pulley as shown. बेटा ये जो पेज नंबर 7 पे सारी, अच्छा पहले मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन नवंबर 2003 का है। उस वक्त ये क्वेश्चन 2 के तौर पे आया करता था, उस वक्त ये एज ए क्वेश्चन 2 आया करता था। ठीक है कि नहीं? उस वक्त ये एज ए क्वेश्चन 1 नहीं आया करता था। तो ये देखें, उसमें ये पुली आपके सामने दी हुई है, डिजाइन अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट। अब आप देखें, वो पुरानी सारी कहानी भूल जाएं। अब आपके सामने जो पेज 8 पे लिखा हुआ है ना, आपने एक्चुअली ये वाला प्रैक्टिकल करना है कि आपने 2 वेट्स लगाने हैं, स्टील वायर होगी और एम मास ए है और बी है, और क्या कहते हैं, डिजाइन अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट how the acceleration of mass A depends upon the mass B of the object B when the system is allowed to move freely under the action of gravity. You may assume MA is constant throughout and that MA is bigger than MB. You should draw a diagram to showing the apparatus of your equipment. In your account, you should pay particular attention to the procedure to be followed, the measurement that would be taken, how the acceleration of the object A would be determined, any safety precautions that you would take. अच्छा जी, अब आप लोग बेटा ये चीज देखो कि आप इसको अच्छी तरह पढ़ लें। मैं अभी जिससे भी क्वेश्चन पूछूं वो मुझे इसका जवाब दे कि जनाब इसमें मैं पूछूंगा आपसे, आप सब लोग बल्कि टाइप करें, सारे टाइप करें कि जनाब इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। सब लोग टाइप करके जवाब दें, ठीक है कि नहीं है? सब लोग टाइप करके जवाब दें कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, और खास तौर पे वो बच्चे जो रोज रोज हिस्सा नहीं लेते। अच्छा जी, सारा वसीम ने क्वेश्चन भेजा है जी कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, जो लोग रेगुलरली जवाब देते हो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो इस क्लास में पैसिव बैठे हुए हैं, वो खास तौर पे जवाब दें। अभी तक जो मेरे सामने टाइप जवाब आ रहे हैं वो सारे ठीक ही आ रहे हैं, अभी तक किसी बंदे ने गलती नहीं की है, सब लोग ठीक जवाब दे रहे हैं। ठीक है कि नहीं है? सब लोग ठीक जवाब दे रहे हैं। और जी, अब तक जितने सामने मेरे टाइप, खास तौर पे बेटा वो बच्चे जवाब दें जो नॉर्मली नहीं देते, ताकि मुझे पता चले कि वो क्लास में प्रेजेंट है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, अब तक जितने लोगों ने ये जो टाइप जवाब आ रहे हैं ये सबके ठीक आ रहे हैं जनाब। ठीक है, इसका मतलब है कि आप लोग जो हैं वो काफी हद तक इसे समझ गए हैं। ठीक है, मोहम्मद अतर, आप यू थिंक राइट, ठीक है कि नहीं? अब्दुल्ला,
और तकरीबन सबके ठीक आ रहे हैं जवाब। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब माशाल्लाह, यू ऑल हैव डन राइट। अब बेटा मैं शुरू करता हूँ इस एक्सपेरिमेंट को। तो इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहला आपने, यू स्टार्ट विद दिस थिंग, आपने बेटा इसको स्टार्ट इस तरह से करना है कि आपने लिखना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पहला आपने स्टार्ट किस तरह करना है, आपने लिखना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जी बिल्कुल, आप सब लोग ठीक कर रहे हैं। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है जी, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मास ऑफ बी। ठीक है कि नहीं, विच विल बी changed, which will be changed using slotted weight arrangement। जिस तरह ये देखें, आपको पता है लैब में आपके पास इस तरह करके होती हैं चीजें अवेलेबल, यूं हैंगर, इसके ऊपर आप ये इसमें आप 50 ग्राम का ये आपने ऐड किया, फिर ये एक और 50 ग्राम का, फिर ये एक और 50 ग्राम का, फिर ये इस तरह करके 50 ग्राम, और ये यूं करके आप आपने ऐड ऑन करते जाएंगे। ठीक है कि नहीं, और इस तरीके से आप उसका मास चेंज करेंगे। ये आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बता दिया। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है जनाब एक्सेलरेशन ऑफ ए। ठीक है कि नहीं है। अब मेथड ऑफ मेजरमेंट इज गिवन बिलो। इस अभी शुरू में ही नहीं मैं इसका मेथड बताऊंगा। मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज डिस्कस्ड बिलो। अभी जरूरी नहीं कि हर चीज ही आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर ही एक्सप्लेन करना शुरू कर दें। अच्छा, कांस्टेंट्स क्या हैं जी, कांस्टेंट्स इसमें क्या है बेटा, इसमें कांस्टेंट है मास ऑफ क्या, इसका मास ऑफ ए, शाबाश, कैपिटल से लिखो। और क्या जी, स्ट्रिंग यूज्ड, जो स्टील स्ट्रिंग आपने यूज की है, टाइप ऑफ स्टील स्ट्रिंग यूज, यूं कह लें, टाइप एंड लेंथ ऑफ द स्टील स्ट्रिंग यूज, टाइप एंड लेंथ ऑफ स्टील स्ट्रिंग यूज्ड। इसका मतलब ये है कि अगर वो आपने हर दफा एक जो लेंथ दोनों की एक दफा शुरू में रख दी है, फर्ज करें कि ये जो आप ये पुली है, ये इसके ऊपर से स्टील स्ट्रिंग यूं आ रही है, और इधर मास ए अटैच है और इधर मास बी अटैच है, और ये टोटल लेंथ अगर 2 मीटर है, तो अब ये 2 मीटर ही रहनी चाहिए। अगर ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ये स्टील की स्ट्रिंग अगर टूट भी जाती है, तो दोबारा आप उसी टाइप की, उसी मेक की स्टील स्ट्रिंग और उतनी ही लेंथ की 2 मीटर की ही दोबारा यूज करेंगे। ये बार बार आप इस तरह से ही रखेंगे, मास ऑफ ए, टाइप एंड लेंथ ऑफ द स्टील स्ट्रिंग यूज्ड। उसके बाद बेटा आप आगे क्या करेंगे, और ये है कि द पुली, पुली भी यही यूज, पुली यूज बीइंग यूज्ड विल रिमेन कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है, सेम पुली विल बी यूज्ड, ये लिखें इस तरह कर, सेम पुली विल बी यूज्ड थ्रू आउट। इसका क्या मतलब है, ऐसा नहीं है कि एक के लिए एक कुछ रीडिंग्स एक छोटी सी पुली पर कर दी और बाज रीडिंग्स किसी और पुली पे कर दी, इस तरह से इफेक्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है आपका, और आपने फिर एक जर्नल प्रोसीजर लिखना है, वी विल वेरी मास ऑफ बी एंड मेजर acceleration of A. We will vary mass of B and measure acceleration of A, keeping the rest of things constant. Keeping the rest of things constant.
ये आपका एक पंच लाइन है, ये प्रोसीजर का आपने मेन बात लिख दी। अब आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है, तो पुली से स्टार्ट करना है सबसे पहले। बेटा बाज लैब्स में दीवारों के अंदर पुली लगी होती है, तो सबसे पहले आप कहें जी कि पुली का इशू, द इशू ऑफ पुली। अगर फर्ज करें बाज लैब्स ऐसी होती हैं, मसलन बीकन हाउस में भी पहले जो लेबोरेटरी थी उसमें एक पुली फिक्स थी, अब नहीं है, दीवार के अंदर इस तरह करके एम्बेडेड होती है और ये पुली बाहर निकली हुई होती है इस तरह से, जिस पर आप कोई चीज ऐसे लटका सकते हैं। तो आप लिखेंगे प्रेफरेबली, इफ वी कैन, प्रेफरेबली। अगर मेरे स्पेलिंग आपको गलत लगे तो प्लीज आप माइंड ना कीजिएगा, स्पेलिंग्स के मामले में आप मेरा एतबार नहीं कर सकते। प्रेफरेबली if we can find a well lubricated pulley embedded in wall with support, उसकी जो सपोर्ट है with support, खुद पुली नहीं दीवार में फंसी हुई होगी, उसकी जो सपोर्ट है विद सपोर्ट एम्बेडेड इन वॉल एंड विद ड्यू क्लियरेंस। ड्यू क्लियरेंस का मतलब क्या होता है कि पुली काफी बाहर निकली हुई हो वॉल से, वॉल के साथ चिपकी हुई ना हो, ये ना हो कि ये दीवार है और यहीं पर एक पुली है यूं करके, इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा फासला होना चाहिए, यानी दीवार के अंदर इस तरह करके सेटअप गया हुआ हो, यूं करके वो रॉड उसका गया हुआ हो एक्सल, और यहां पर पुली हो इस तरह करके, और ये पहिया है जो गोल दिखा रहा हूँ, या साइड, उसको साइड से दिखा रहा हूँ, जिस तरह आपको एक पुली का पहिया है गोल, उसको आप अगर इधर साइड से देखें तो जाहिर है आपको इस तरह नजर आएगा, ये चीज नजर आएगी। तो आपने ये पुली बना ली कि अगर प्रेफरेबली हमें ऐसी पुली मिल जाए जो दीवार में एम्बेडेड हो, जिसका एक्सल, और वो पुली की ड्यू क्लियरेंस हो वॉल से, और वो पुली वेल लुब्रिकेटेड हो। इफ वी कैन नॉट डू सो, तो फिर हम क्या करेंगे, इफ इट इज नॉट अवेलेबल, इट इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि हर लैब में ये अवेलेबल नहीं होती, तो फिर आप क्या कहें, आई विल यूज रिटॉर्ट स्टैंड, ठीक है कि नहीं, और विद पुली फिक्स्ड ऑन इट। ये देखें, आप उसे कहें कि आई शुड हैव अ हैवी टेबल, मेरे पास भारी टेबल होना चाहिए, ठीक है, हैवी टेबल हो, और उसके बाद ये स्टैंड हो विद हैवी बेस। बेटा ये स्टैंड का भी हैवी बेस क्यों आप कह रहे हैं, स्टैंड विद हैवी बेस, जी हैवी बेस क्यों चाह रहे हैं आप, और इसको इस तरह से करें, इसको थोड़ा उल्टा करके रखें, ये चीज जरा इधर होनी चाहिए, और इसका स्टैंड हैवी बेस से क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ती है, और उसके ऊपर और वजन भी लगा लें, शाबाश, ठीक है अब्दुल्ला साहब आप सही कह रहे हैं, इसके ऊपर और वेट्स भी अटैच कर लें, वजन और भी कुछ रख लें ताकि ये पक्का हो, विद हैवी बेस एंड वेट्स प्लेस्ड ऑन इट, एंड वेट्स प्लेस्ड ऑन इट so that it remains firm on it। या आप ये भी कह सकते हैं कि ये टेबल है और ये जनाब उसका वो रिटॉर्ट स्टैंड है, ये उसके ऊपर रॉड है इसका, और यहां से आपने जी क्लैंप लगाया हुआ है, यहां से आपने क्या लगाया हुआ है, जी क्लैंप। जी क्लैंप के जरिए आपने क्या किया, जी क्लैंप, यूज जी क्लैंप to fix the base with the table, base with table, to fix the base with table, ठीक है कि नहीं, with table, इस तरह से। यानी आपने क्या किया कि आपने ये टेबल है आपके पास, एक तो टेबल भी हैवी होना चाहिए, जो लैब के अंदर भारी टेबल है वो अवेलेबल हो आपको, प्लस ये आपके पास रिटॉर्ट स्टैंड है, रिटॉर्ट स्टैंड का जो रॉड है वो इस साइड पर होना चाहिए जहां पर उसका एज है, और यहां से जी क्लैंप के जरिए, जी क्लैंप बड़े साइज के जी क्लैंप्स अवेलेबल होते हैं जो बहुत फर्मली बेस को टेबल के साथ बांध देंगे ताकि इसमें कोई जर्क्स ना आए। अब आप कहेंगे कि ये सर ये बातें लिखने की क्या जरूरत है, इन्हीं बातों के मार्क्स हैं, इन्हीं बातों के क्या हैं, मार्क्स हैं, ये बड़े बेसिक बातें और बड़ी अच्छी बातें। फिर जब आपने ऐसा कर लिया कि ये टेबल आपके पास आ गया, हैवी टेबल था, यहाँ पर आपके पास उसका बेस था, यहाँ उसका वो रॉड है,
यहाँ जी क्लैंप आपने मेंशन कर दिया, तो यहाँ पर आप उसे कहें कि मैं पुली फिक्स करूंगा और पुली को यहाँ फर्मली क्लैंप करूंगा। ये पुली और फर्मली क्लैंप टू द स्टैंड। और ये जो पुली है ये नीचे झुकनी नहीं चाहिए, ऐसे मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये हमने एक पुली रखी हुई है, उस पर जो ही वेट लटकाया तो वो नीचे झुक गई वजन की वजह से, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसे कहें कि इट शुड नॉट यील्ड अंडर द लोड ऑफ मास ऑफ ए एंड मास बी। पुली फर्मली क्लैंप्ड होनी चाहिए और जब हम उस पर मास लटकाएं तो वो पुली झुकनी नहीं चाहिए। ये बातें आपने लिख ली। फिर उसके बाद आप उसे कहें कि पुली का मसला हल हो गया। अब यहां पर एक फिक्स्ड मास ए का अटैच कर देंगे, फिक्स्ड मास ए का। आप कह सकते हैं कि लेट से कि वो 500 ग्राम है, पक्का फिक्स कर दिया हमने। और बी जो है, यहां पर हमने बी के लिए हैंगर लटका दिए, यूं करके स्लॉटेड में लगा दिए। शुरू में आप कहें कि जी मैंने 100 ग्राम रखा, फिर इसमें 100 ग्राम और ऐड कर दिया, फिर इसमें मैंने फिर 100 ग्राम और ऐड कर दी, और मैं फिर 100 ग्राम ऐड कर दिए। या आप कह सकते हैं 50-50 ग्राम्स ऐड किए। 50 ग्राम्स ऐड करने से ये होगा कि आपको ज़्यादा रीडिंग्स मिल जाएंगी, और ज़्यादा रीडिंग्स वाला एक्सपेरिमेंट हमेशा अच्छा होता है। ये कोई थंब रूल नहीं है कि आपने हमेशा 6 रीडिंग्स ही लेनी है। वो आपके पेपर 3 में उन्होंने आपको हमेशा वो मिनिमम 6 रीडिंग्स की कहते हैं ऑर्डर। लेकिन आप जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और रीडिंग्स इजीली अवेलेबल हों, तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि वो आपको ज़्यादा रीडिंग्स अगर अवेलेबल हो रही हैं तो आप लें, अपना डाटाबेस बड़ा करें। डाटाबेस बड़ा रखना स्टेटिस्टिकली एक अच्छी चीज़ होती है। फिर आप कहें कि वी विल इंश्योर कि ये पुली जो है इसका डायामीटर इतना ज़रूर होना चाहिए, ये बड़े इतने डायामीटर की पुली ज़रूर होनी चाहिए कि मास ए मास बी से टकराए नहीं। जब मास ए नीचे आ रहा हो, मास बी ऊपर जा रहा हो, तो ये आपस में एक दूसरे से रब ना करें, आपस में एक दूसरे से क्या ना करें, रब ना करें, एक दूसरे से टकराएं नहीं। ठीक है कि नहीं, ये बात है। और ना ही ये पीछे टेबल से टकरा रहे हो, या मूवमेंट के दौरान ये किसी भी चीज से रब हो रहे हो, या इनकी मोशन हिंडर हो रही हो, ये काम नहीं होना चाहिए। ये एक बात आपने लिख दी। फिर आप उसे कहें कि मास ऑफ ए शुड बी बिगर देन मास ऑफ बी। ये बात अच्छी बात है, मगर मास ऑफ ए शुड नॉट बी वेरी बिगर देन मास ऑफ बी। इसका क्या मतलब है? ये नहीं होना चाहिए कि ये 5 किलो हो और ये 50 ग्राम हो। पूछे क्यों भला? क्योंकि अगर ये 5 किलो हो और ये 50 ग्राम हो तो ये बहुत तेजी से नीचे आएगा। ये जब बहुत तेजी से नीचे आएगा तो इसका जो टाइम ऑफ फॉल है वो आपके लिए मेजरमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि there should not be a very big difference between MA and MB, because if mass MA is much bigger than mass of B, then A will fall very quickly, and when A will fall very quickly, it will take very small time to reach to the ground, and fractional error in measuring the time of fall will be high. So we do not want that to happen. ठीक है कि नहीं? और प्लस आपने एक छोटी सी बात और लिखनी है। अच्छा, जरूरी नहीं होता कि आप एक ही डायग्राम पे सारा कुछ घुसेड़ के दिखा दें। आप डायग्राम को तोड़ के भी बना सकते हैं, साइड व्यू, टॉप व्यू, और आप ये भी कह सकते हैं ओनली दिस इज शोन एंड द अदर थिंग इज नॉट शोन, द अदर थिंग इज शोन ऑन द अदर डायग्राम फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी। क्योंकि ज़ाहिर आप कोई बहुत बड़े आर्टिस्ट तो नहीं है ना कि आप एक ऐसी डायग्राम बनाए जिसमें सब चीज़ें दिखा दें। तो आपके लिए मुमकिन नहीं है, बल्कि उससे डायग्राम गंदी हो जाती। तो आप हमेशा ये बताएं कि मैं इस डायग्राम में मैंने ये चीज़ तो शो कर दी है, फलां चीज़ क्लैरिटी के लिए नहीं शो की, फलां चीज़ मैंने दोबारा अलहदा से एक और डायग्राम ये बना के दिखा रहा हूँ उसमें शो की है। अब आप जो डायग्रामें बनाएंगे उसमें अब आप वो टेबल बार बार नहीं दिखाएंगे। ठीक है कि नहीं? अब आपने क्या किया, अब आप देखिए, अब आप अगली जो डायग्राम बना रहे हैं उसमें खाली पुली दिखा रहे हैं, और पुली है और इसमें ये मास ऑफ ए आ गया आपके पास, यहाँ पर ये मास ऑफ बी हो गया। और मास ऑफ बी पे वैसे तो आप कहें कि मैं वो हैंगर यूज कर रहा हूँ और उन पे लिखा हुआ होता है कि 50-50 ग्राम, लेकिन मैं फर्दर उस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मेजर भी कर लूंगा। क्या कहा मैंने? आप उसे कहें आल दो कि मैं बी के लिए वो मास हैंगर यूज कर रहा हूँ और उस पर 50-50 ग्राम के मासेस ऐड भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनको फर्दर काउंटर चेक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मेजर भी कर लूंगा, और मास ऑफ ए भी एक दफा मेजर करके रिकॉर्ड करके मैं लिख लूंगा अपने उसमें
उसमें पूरे उसमें शुरू में स्टार्ट में। तो अब आप उसे कहें कि जनाब मैंने ये यूं कर लिया, फिर आप एक छोटा सा फीचर और दिखाएं कि नीचे फर्श पे बकेट विद फॉर्म पड़ी हुई थी। नीचे क्या दिखाएं? नीचे आप दिखाएं कि बकेट विद फॉर्म। आप कहेंगे कि ये सर, आप जब भी कभी भी कोई हैंगिंग चीज दिखाएं, कोई चीज लटकती हुई दिखाएं, हमेशा नीचे बकेट विद फॉर्म जरूर लिखा दिखाएं। बकेट विद फॉर्म का ये होता है कि अगर ये तार टूटी और ये सीधा मास नीचे गिरा, तो एक तो ये फर्श खराब नहीं करेगा, फर्श खराब नहीं करेगा और खुद भी खराब नहीं होगा, दो बातें। और प्लस जहां बकेट विद फॉर्म पड़ी हुई है वहां किसी बंदे का पैर नहीं होगा, तो नतीजतन पैर भी बच जाएगा। यानी तीन बातें आप बताएं कि बकेट विद फॉर्म रखने के मुझे तीन ही एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज ये है कि जब मास टूट के अगर नीचे गिरा तो फर्श को खराब नहीं करेगा, खुद खराब नहीं होगा, और प्लस जिस जगह बकेट आई हुई है वहां किसी बंदे का पैर तो ही ना आ सकता। आप उसे कहें कि अगर ये बकेट विद फॉर्म ना हो तो जो बंदा एक्सपेरिमेंटर है वो बूले में अपना पैर यहाँ रख सकता है। थोड़ी मतलब शुरू में मुमकिन है वो एक्सपेरिमेंट के स्टार्ट में एहतियात करे, एक्सपेरिमेंट के दौरान वो भूल जाए और दोबारा उसका पैर नीचे आ जाए और मास उसके पैर पे ना गिरे। तो बकेट विद फॉर्म से ग्राउंड कवर हो जाता है, ग्राउंड मार्क हो जाता है और उस जगह लोग अपना पैर नहीं रखते। और आप ये भी कह सकते हैं कि ये चूंकि अगर बड़ी बना रही है तो आप अलग-अलग बकेट विद फॉर्म भी रख सकते हैं। इसके नीचे अलग एक बकेट विद फॉर्म रख दें, इसके लिए अलग रख दें, लेकिन मेरा ख्याल है बड़ी बकेट विद फॉर्म ही ठीक रहेगा। प्लस आप उसे कहें कि अगर ये जो तार टूटी तो ये तार टूट कर किसी के मुंह पे भी लग सकती है, इसे कहते हैं विप लैश। विप लैश का एक आप कहें कि चांस है, तो इसलिए वी विल कीप आवर सेल्फ स्क्रीन फ्रॉम द ऑपरेटर्स। हम थोड़ा सा अपने आप को हटा के रखेंगे, या कम से कम इस जगह पर नहीं लाएंगे अपने आप को, या इस जगह जहां से तार टूट के हिल के किसी को लग सके। या हम अपने मतलब सेफ्टी गॉगल्स पहनेंगे कि हमारी आंख में ना लगे। लेकिन आपने खाली ये नहीं कहना कि सेफ्टी गॉगल्स पहनेंगे। आप बताएं मैंने सेफ्टी गॉगल्स इसलिए पहनी कि अगर विप लैश हो, तार टूटे, तो क्या मेरे मुंह पे ना लगे या किसी और के मुंह पे ना लगे। ये बातें करने के बाद आपने मास ऑफ बी के बारे में बता दिया कि मास ऑफ बी जो है मैं वो हैंगर का सिस्टम लगाकर उसमें 50-50 ग्राम के साथ चेंज करूंगा, और उनको एज ए दोबारा बाद में प्रिकॉशनरी मैयर काउंटर चेक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मैयर भी कर लूंगा। क्योंकि आपको पता है बाज मासेस सब स्टैंडर्ड होते हैं और वो प्रॉपरली कैलिब्रेटेड नहीं हुए हुए होते, या किसी भी वजह से मतलब बहुत फर्क भी हो सकता है, ठीक है कि नहीं। और साथ आपने ये भी लिखा कि आप मास ऑफ ए को मास ऑफ बी से बहुत बड़ा नहीं रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मास बी 50 ग्राम का हो और ये 5 kg का हो, क्योंकि ऐसी सूरत में ये बहुत तेजी से नीचे गिरेगा, और जब ये बहुत तेजी से नीचे गिरेगा तो फिर इसका जो टाइम ऑफ फॉल है वो बहुत ही कम होगा और उसको मैयर करना मुश्किल होगा, और उसमें फ्रैक्शनल एरर इन मैयरिंग दैट टाइम जो है वो लार्ज हो जाएगी। तो आप उसे कहें कि मैं ये चाहूंगा कि बी की वैल्यूज मैं बी का मास चेंज भी कर रहा हूँ, मगर बी का मास ए से मसलन अगर ये 500 ग्राम है तो ये 350 ग्राम, 450 ग्राम, 400 ग्राम, 300 ग्राम इस रेंज में रहे। उसका फायदा ये होगा कि ये नीचे स्लोली गिरेगा। ये नीचे स्लो गिरेगा तो इट विल टेक लॉन्गर टाइम टू फॉल। लॉन्गर टाइम टू फॉल होगा तो उस टाइम को इजीली मेजर कर लेंगे। फ्रैक्शनल एरर इन मेजरिंग दैट टाइम जो है वो क्या होगी, वो स्मॉल हो जाएगी। अब आ जाते हैं जनाब, ये जब नीचे गिरेगा तो इसकी एक्सेलरेशन कैसे मेजर करेंगे, इस पे बात करते हैं, ठीक है कि नहीं। और प्रोबेबली यही हमारा मेन अब और पॉइंट है। बाकी चीज़ें हमने सेफ्टी प्रिकॉशन वगैरह बाकी सब चीज़ें हमने कर दी हैं। आए देखते हैं इसको कि जनाब ए का हाउ टू मेजर एक्सेलरेशन ऑफ ए। जी दुआ आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अभी देखें मैं मेजर एक्सेलरेशन के आपको एक नहीं 2-3 मेथड्स बताऊंगा। हाउ टू मेजर एक्सेलरेशन ऑफ ए, ठीक है कि नहीं है। सबसे पहला एक मेथड ये है कि या ये मैंने ए का स्टार्टिंग पॉइंट दीवार पर कहीं मार्क किया हुआ है जहां से मैं ए को छोड़ता हूँ, और मैं इस जगह पर इस तरह से ये ए है, ठीक है कि नहीं है। मैंने अच्छा आपको देखा ना, आप मैं डायग्राम्स बार बार बना रहा हूँ, इसका मतलब है मैं हर जगह एक ही डायग्राम में सारी बातें नहीं लिखूंगी। ये लाइट गेट हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक टाइमर हो गया, और ये इसके साथ लाइट गेट्स यहाँ कनेक्ट कर दिए गए, ठीक है। अच्छा यूं करके, और यहां से आपने ए को रिलीज कर दिया गया। अब देखिए जब मैं ए की फॉल बता रहा हूँ, एक्सेलरेशन बता रहा हूँ, तो अब मैं पुली और बी शी नहीं शो कर रहा। आप उसे कहें कि मैं डायग्राम को टुकड़ों में मैंने इसलिए बनाया है कि मेरी चीजें क्लियर रहें।
और ये बात अच्छी है, एक बुरी बात नहीं है। जरूरी नहीं होता, बाज बच्चे हर बात एक ही डायग्राम पे ठूंसने की कोशिश करते हैं, वो हर चीज हर फीचर एक डायग्राम पे बनाते हैं, बाय द टाइम वो अपना प्रैक्टिकल खत्म करते हैं उनकी डायग्राम इतनी गंदी और इतनी क्लमजी होती है कि एग्जामिनर तक वो उसको कोई समझ नहीं आती उसको कि इसने क्या बताया और क्या कहने की कोशिश की है। आप उसे कहें कि ये डिस्टेंस है एस, या इसको आप बेशक एच कह लें, जो भी कह लें, डिस्टेंस एस है और इसको मैं मीटर रूल से मेजर कर लूंगा और यहां से लेकर यहां तक मेरे पास टाइम ऑफ फॉल आ जाएगा। फिर आप कह सकते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। इनिशियल स्पीड 0, तो एस इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वेयर। और फिर आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2s ओवर टी स्क्वेयर। अब आप इस तरह से एक्सेलरेशन मेजर कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। एक्सेलरेशन आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दें तो आप एक्सेलरेशन मेजर कर सकते हैं। अच्छा, आप अगर बहुत और इसको मजीद इसमें निखार पैदा करना चाहते हैं, आप इसमें और निखार पैदा करना चाहते हैं, तो उसका तरीका पूछें क्या है। इसको इस तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हैं, इसको आप इस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इनिशियल स्पीड 0, तो s इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वेयर। आप यूं कर सकते हैं कि मैंने ए की रीडिंग के लिए, यानी फॉर वन वैल्यू ऑफ मास ऑफ बी, फर्ज करें मास ऑफ ए आपने रोका हुआ है 500 ग्राम पे और मास ऑफ बी की इस वक्त आप वैल्यू ले रहे हैं 350 ग्राम। लेट अस सपोज आपके सिर्फ इस एक रीडिंग के लिए, ज़ाहिर इस एक रीडिंग के लिए एक एक्सेलरेशन आपने कैलकुलेट करनी है, तो आपके इस एक रीडिंग के लिए मैंने ए को पहले मैंने ये लाइट गेट्स कनेक्ट किए। अब मैं बार बार लाइट गेट्स नहीं बनाऊंगा, और मैंने ए को 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से गिराया और नोट कर लिया कि डिस्टेंस जब 40 सेंटीमीटर था या 0.4 मीटर था, तो उस वक्त उसने कितना टाइम लिया, और उसका मैंने टी स्क्वेयर यहाँ नोट कर लिया। और फिर आप उसे कहें कि मैंने डिस्टेंस बढ़ा दिया, लाइट गेट को एडजस्ट किया और ये मैंने 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया और 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को यहाँ रिकॉर्ड किया 0.5 मीटर और उसका टाइम और उसके टाइम का स्क्वायर मेजर किया। फिर मैंने डिस्टेंस बढ़ाया और 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के लिए मैंने टाइम नोट किया और उसका स्क्वायर किया, और फिर मैंने 70 सेंटीमीटर के लिए किया, और इस तरह करके मैंने चार रीडिंग्स ले ली और एस का टी स्क्वायर के अगेंस्ट ग्राफ प्लॉट कर लिया। और ये आप देखें, ये ग्राफ सिर्फ एक के लिए आप अभी कर रहे हैं, एक के लिए, यानी इसमें ये आपका y बन गया, ये आपका x बन गया और ये आपकी ग्रेडियंट बन गई। आपके मैंने इस तरह लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ की, ग्रेडियंट निकाली, ग्रेडियंट 1/2 a आई, एक्सेलरेशन ट्वाइस ऑफ m आई, और इस तरह मैंने एक्सेलरेशन मेजर की। और ये ग्राफ मैंने अपनी सिर्फ एक रीडिंग ऑफ एक्सेलरेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू वन वैल्यू ऑफ मास ऑफ b मैंने मेजर की। फिर आप उसके बाद आप उसे कहें कि मैंने मास ऑफ ए को फिक्स 500 ग्राम पर ही रखा और मास ऑफ बी को मैंने 400 ग्राम कर दिया। जब मास ऑफ बी को मैंने 400 ग्राम कर दिया, तो मैंने दोबारा 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर तक दोबारा गिराया, दोबारा इस तरह का एक नया टेबल सेट बनाया और एक नया ग्राफ बनाया एस का अगेंस्ट टी स्क्वायर, दोबारा उन 4 पॉइंट्स को प्लॉट किया, दोबारा ग्रेडियंट कैलकुलेट की और उससे वो हाफ ए आया और मैंने एक्सेलरेशन उससे निकाली, और वो एक्सेलरेशन मेरी वो थी जो कॉरस्पॉन्डिंग टू द मास ऑफ बी इक्वल टू 400 ग्राम थी। इसके बाद आप कहेंगे जी मैंने मास ऑफ बी के हर रीडिंग के लिए, मास ऑफ बी की हर रीडिंग के लिए जो एक्सेलरेशन बनाई वो निकाली इधर, और हर एक्सेलरेशन के लिए मैंने अलग-अलग 4 ग्राफ बनाए। जब एग्जामिनर ये देखेगा वो कहेगा यार ये क्या बच्चा है, इस बच्चे की क्या नॉलेज है, क्या इसका स्किल है, क्या ये बच्चे का रिसर्च लेवल है इसका। तो बेटा ये जो लैब जो होती है ना, ये लैब में खड़े होना, रिसर्च कंडक्ट करना, ये भी सब्र का काम होता है। जिस तरह वो पुराने ज़माने में लोग अल्लाह के वली इबादत करते थे ना सारी सारी रात खड़े होकर, तो वो उसी तरीके से जो लैब होती है ना, लैब में खड़ा होना, लैब में रिसर्च वर्क करना, ये बड़ा सब्र का काम होता है। हमारे एक सर थे बीकन हाउस में, सर सलीम गफ्फार, वो वे बैक इन 2000 वो बीकन हाउस में A-लेवल में पढ़ाते थे फिजिक्स, और वो बड़े पॉपुलर टीचर थे और दुनिया उनकी एक दीवानी थी। उनको अपनी पॉपुलैरिटी के एन अरूज पे PhD का स्कॉलरशिप मिल गया और वो अमेरिका चले गए। उन्होंने फिर PhD नानो टेक्नोलॉजी में की। उन्होंने मुझे बताया कि जो लैब का सब्र है ना, वो बहुत बड़ा सब्र होता है, और उतना ही सब्र है
जैसे आप रात को खड़े होकर इबादत करते हैं, कहते हैं कि मैंने जो अपनी थीसिस उन्होंने लिखा अपना, वो कहते हैं कि मैंने वो उसके साथ जो मेरा एसोसिएटेड सब्र था, खड़े होकर तकलीफ दे तरीके से जो मैंने अपना डाटा इकट्ठा किया और उस पर रिसर्च वर्क कंडक्ट की और अपनी एक एक रीडिंग की एक्यूरेसी के लिए मैंने जो मेहनत की, कहते हैं वो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। मुझे पता था वो काबिल आदमी है और उनकी पीएचडी, बाज़ लोग होते हैं उनकी पीएचडी ऐसे जैसे 10 बंदों की पीएचडी के बराबर उन्हें पीएचडी। ये बहरहाल आपको ये बता दी। अच्छा, अब आप अच्छा ये भी कर सकते हैं कि अगर वो ए स्लोली नीचे आ रहा है, 2-2 3-3 सेकंड ले रहा है, तो आप स्टॉप वॉच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप डिस्टेंस 40, 50, 60, 70 चेंज कर रहे हैं तो लाइट गेट्स का इस्तेमाल आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि लाइट गेट्स की सेटिंग बड़ी मुश्किल होती है। उनके साथ आप इतनी ज़्यादा रीडिंग्स, इतनी बल्क में रीडिंग्स लेना ज़रा मुश्किल होता है, बार बार डिस्टेंस चेंज करना मुश्किल होता है, तो आप स्टॉप वॉच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये भी कर सकते थे कि आप ये पुली थी, ये इसके साथ आपका मास ए आ रहा था नीचे और ये मास बी था जो आपने हैंगर के साथ बनाया हुआ और लटका रहे हैं, मास बी। बकेट विद फोम नीचे है, जरूरी नहीं कि मैं हर दफा दिखाऊं या टेबल और स्टैंड में हर दफा दिखाऊं। आप ये भी कर सकते थे कि मैं ए जब नीचे गिरने लगा तो मैंने इसके साथ एक पेपर रिबन लगा दिया और ये पेपर रिबन के साथ इस तरह ये एक छोटी सी और पुली बनाई और यहाँ से वो पैड लिखा टिकर टेप का और यहाँ पर वो हैमर ऑफ टिकर टेप लगा दी और यहाँ पर उसका रोल लगा दिया रिबन का, वो यहाँ से खुलकर यूं नीचे आ रहा था। अब आप ये मास ए जब नीचे गिरना शुरू हुआ, उसके साथ ये पेपर भी नीचे गिरना शुरू होगा, ये पेपर खुलेगा, ये हैमर स्ट्राइक करेगी उसके ऊपर बार बार। आप ये रिबन ले लें, इस रिबन की कोई भी पोर्शन, साफ सुथरा पोर्शन जिसमें डॉट्स बड़े क्लियरली मार्क हो, आप वहाँ पर कोई एक डॉट मार्क करें और उसके बाद 11वां डॉट देखें और उसके बाद 21वां डॉट देखें। आपको पता है कि मैंने ये चीज़ डिटेल से एक्सप्लेन की थी। फुट्टे से ये डिस्टेंस मेजर करें S1 या जिसे आप X1 कहते हैं, फुट्टे से ये डिस्टेंस मेजर करें X2 और एक्सेलरेशन के लिए डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएं X2 ओवर 0.2 माइनस X1 ओवर 0.2 ओवर 0.2। ये मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल से बताया था और इस तरीके से आप एक्सेलरेशन मेजर कर लें और फिर उसके बाद आप मास ऑफ बी चेंज करें, दोबारा इसी प्रोसीजर से नई एक्सेलरेशन मेजर करें, फिर दोबारा मास ऑफ बी चेंज करें और फिर इसी प्रोसीजर से एक्सेलरेशन मेजर करें और आखिर में आप एक्सेलरेशन और मास का ग्राफ ड्रॉ कर लें। ठीक है कि नहीं है? और आपको एक आइडिया है कि मास के बढ़ने से एक्सेलरेशन कम होगी, तो आप कह सकते हैं कि मैं, चूंकि मुझे एक्सपेक्टेड, लेट्स से आप कहेंगे जी मुझे एक्सपेक्टेड एक्सेलरेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं पता, इसमें क्वेश्चन में नहीं देगी, तो मैं एक्सेलरेशन और मास ऑफ बी का ग्राफ भी बनाऊंगा और मैं एक्सेलरेशन और 1 ओवर मास ऑफ बी का ग्राफ भी बनाऊंगा, ताकि मैं इन्वेस्टिगेट कर सकूं कि मेरी रिसर्च जो है वो किस तरह की है और उनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन मुझे देता है। इस तरह से आप अपनी रिसर्च को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ये मैंने आपको चूँकि प्रैक्टिकल सारा सोल्यूशन बता दिया है और ये एक आसान प्रैक्टिकल था। जब आसान प्रैक्टिकल आए तो बंदे को खुल के लिखना चाहिए, क्योंकि बंदे को पता होना चाहिए कि बाकी लोग भी खुल के लिखेंगे, बाकी लोग भी इस पर अपना ख्यालात का दबा के इजहार करेंगे, तो आपने फिर उसका जो है ना आपने फिर उसको बड़ी डिटेल से लिखना है। आपने भी अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि लंबा लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स लिखें। जब भी आसान डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट आए तो ज़्यादा डरें आप, क्योंकि आसान डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि बाकी लोग भी खुल के लिख रहे होंगे तो आपको फिर बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। अगर बाकी लोग जो है वो 15 अच्छे पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किए अपने उसमें पूरे स्क्रिप्ट में, आपके पास 20-25 अच्छे पॉइंट्स होने चाहिए जो आप मेंशन करें। ये बेटा मेरा आज की क्लास जो है वो यहाँ ख़त्म होती है। इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो ये आप लोग इसको दोबारा भी देख सकते हैं। ये इसकी रिकॉर्डिंग अभी लगी हुई है, ये इंशाल्लाह ताला अपलोड हो जाएगी। अब भी आप में से किसी ने कुछ पूछना हो तो मैं हाजिर।